हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई मेंस में आप आंसर कैसे लिख सकते हैं व्हेन जस्ट लाइक जॉन स्नो यू नो नथिंग। नाउ नो नथिंग का ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि भाई बिल्कुल ही आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो भी आप आंसर लिख पाओगे। नो नथिंग का मतलब है मुझे उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में शायद बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या मुझे फैक्ट्स नहीं याद हैं, तो किस तरीके से मैं आंसर्स को अप्रोच करूँ so that even without knowing something very very specific about that answer I can still write 10 to 15 points, right? So for doing that we'll be taking up some questions from mains 2023 के papers. We'll take up some questions from gs1 gs2 gs3 बिकॉज इन पेपर्स में ये ज़्यादा एप्लीकेबल रहता है। GS4 के क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होते हैं तो उनके लिए विल टॉक इन अ सेपरेट वीडियो। बट दिस कोर स्किल थिंकिंग इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स, मतलब किस तरीके से आप सोचते हो, मेंटल मॉडल्स आप कैसे इस्तेमाल करते हो वाइल आंसर राइटिंग, कैन मीन दोज एक्स्ट्रा फ्यू मार्क्स इन अ लॉट ऑफ योर आंसर्स। क्योंकि मेंस में जो फाइट है ना वो ऐसी नहीं है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ तो आता है। बिकॉज इफ़ यू क्लियर्ड प्रीलिम्स, इफ़ यू मेड इट टू मेंस, तो यू नो सम थिंग्स अबाउट मेंस or some things about any question that is asked, but how do you take those some things and make them into 10 to 15 points? क्योंकि 10 to 15 पॉइंट्स मतलब जैसे पीछे अगर आपने अयान जैन की भी वो वीडियो देखी है वेर ही इज टॉकिंग अबाउट इवन व्हेन यू आर राइटिंग जनरल पॉइंट्स 10 से 15 पॉइंट आप लिख दो। तो दिस इज़ व्हाट वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज वीडियो। बट बिफोर वी बिगिन एक बहुत बेसिक चीज़ मैं चाहूँगा कि भाई ये 4-5 कुछ मिस्टेक्स होती हैं मेंस में जो कि अगर आप कर रहे हैं तो आई वॉन्ट यू टू नो देम राइट नाउ सो दैट यू डोंट मेक देम। क्योंकि मेंस में वैसे ही टाइम कम रहता है, टाइम के साथ साथ आपको एक प्रेशर कॉन्स्टेंटली वहाँ पे फील होता है। तो इन सच अ थिंग आपको बेसिक चीज़ों को मास्टर करना है। यू हैव टू मास्टर योर स्ट्रेंथ्स एंड एवरेज आउट योर वीकनेसेस। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी जो वीकनेस रहती है बहुत सारे लोगों की वो होता है एक लेट स्टार्ट। मीनिंग पीपल थिंक दैट आई विल स्टार्ट राइटिंग इन August when I have done some part of my syllabus, my subject, and then I will start taking feedback। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैं कोई आंसर लिखता हूँ या लेट्स से आई गिव अ टेस्ट पेपर से +7 to 10 days में मेरा पेपर चेक होके आएगा, उसके बाद प्लस कपल ऑफ डेज में मुझे फीडबैक मिलेगा। एंड वो फीडबैक मिलने में लेट्स से यू स्टार्ट राइटिंग ऑन द 1st of August, तो बाय फीडबैक इट विल बी 15th। तो जब आप इस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करोगे ये ऑलरेडी 20th of August हो चुका है, विच इज़ 1 month आउट फ्रॉम द एग्जाम। तो ऑन द अदर हैंड इफ यू स्टार्ट राइटिंग नाउ तो यू विल गेट दैट फीडबैक एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव इन द एंटायर मंथ ऑफ August, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। दूसरी प्रॉब्लम रहती है दैट पीपल डोंट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि भाई हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि भाई कैसे कोर डिमांड क्या है क्वेश्चन की, और क्या क्या चीज़ें कभी कभार जो लगती है कि भाई यार ये तो पूछा ही नहीं था बट वाई आर पीपल आंसरिंग दिस। विल टॉक अबाउट दैट टुडे। देन स्ट्रक्चर, कंटेंट इशूज़, प्रेजेंटेशन इशूज़, ये हमारे वैल्यू एडिशन में काम आते हैं ज़्यादा, इन पे भी हम बात करेंगे बट नॉट अ लॉट। कोर विल फोकस ऑन डिमांड इशूज़ एंड स्पीड। अगर आपके इशू चल रहे हैं तो इन सब इशूज़ के वेरी सिंपल सोल्यूशंस है। स्टार्ट राइटिंग नाउ, ब्रेक द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स। इसको हम देखते हैं थ्रू GS1 2 3 के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम दैट कम्स कि भी स्ट्रक्चर एंड कंटेंट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई आई विल जस्ट टेक अप नोट्स फ्रॉम समबडी एल्स एंड मैं उन्हें एज एज रेप्लिकेट कर दूंगा। तो दैट डज नॉट ऑलवेज वर्क। वाई? क्योंकि जब तक आपके शॉर्ट नोट्स सेल्फ मेड नहीं है ना, तो वो किसी और की पकाई हुई खिचड़ी मतलब ना आपको हज़म होगी और ना आप सामने वाले को समझा पाओगे कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे खिचड़ी बनी थी। तो करना क्या है मुझे, when I'm synthesizing my own notes, when I'm condensing my own material, when I'm making short notes myself, I am actually practicing the thinking that is required to attempt mains. That's why making notes for mains is so important, क्योंकि mains के notes बनाने में ही आपकी असली तैयारी हो रही है। Your real preparation is in making these notes, because while you are making these notes you will be thinking about each particular topic कि अच्छा what is important over here, and at that time is where the value addition happens. Value addition यहाँ पे कैसे होगी? I can give current affairs examples, like for example a very simple thing कि भाई दिल्ली में recently आपका वाटर क्राइसिस चल रहा है, तो भाई this can be
a value addition point for your GS1 में urbanization, your GS3 में access का issues, inclusion का issues, GS2 में भी इस चीज़ को बोल सकते हैं कि भी conflict between different states. तो मल्टीपल चीज़ों में मैं सेम एग्जाम्पल को यूज़ कर सकता हूँ. तो ये वैल्यू एडिशन जो है हैपन्स वंस यू हैव मेड द नोट्स. एंड फाइनली अगर स्पीड अभी भी आपका इशू है तो राइट नाउ स्पीड शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू. अगस्त में आके आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू कैन डू दीज टाइम्ड प्रैक्टिसेस, टाइम्ड चैलेंजेस. 7 क्वेश्चन चैलेंज क्या है? दैट यू डू 10 into 5 into 10 markers and 15 markers, दो टोटल 80 marks in 1 hour. ये प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, बट कीप इन माइंड कि भाई देखो द मेंस एग्जाम इज गोइंग टू बी 3 hours. तो जो सेक्शन टेस्ट वगैरह हम देते हैं कि भाई 1.5 घंटे का टेस्ट दिया है, प्रैक्टिस के लिए यू कैन स्टार्ट राइटिंग फास्टर इन दिस मैनर, बट द रियल टेस्ट्स आर योर फुल टेस्ट्स. जब तक आप फुल टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो. Very simply put, because mains is going to be a slog. Mains is going to be a slog because you're going to be writing 6 hours per day. And वो 6 hours per day अगर आप मतलब एक बारी में 3 घंटा ही नहीं लिख पा रहे हो तो you will not be able to write for 6 hours in a day. It is physically tiring. Your hand will get tired. मतलब it just so happened that while I was giving my last mains, I was not fully prepared, which essentially showed by कि मेरा हाथ घिस गया था. आई वॉज लिविंग ब्लड स्टेन्स ऑन माई आंसर शीट. मतलब दैट्स नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी. शोज दैट आई वॉज नॉट फुली फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैलेंज. तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि भाई ये बेसिक चीज़ें आज से ही आप दिमाग में रखो. इनको हम एक एक करके एड्रेस करते हुए चलेंगे. नाउ मूविंग ऑन, जो क्वेश्चंस हम लेंगे दे विल बी फ्रॉम GS1, 2 and 3 फ्रॉम मेंस 2023. एंड इनमें हम क्या करेंगे, वी विल अप्रोच द एंटायर थिंग इन टर्म्स ऑफ सम बेसिक आइडियाज़. कि भाई हम बात करेंगे कि भाई डिमांड क्या है क्वेश्चन की. देन विल टॉक अबाउट कि भाई इसमें इंट्रो हम क्या क्या चीज़ों से कर सकते थे. विल टॉक अबाउट द 3, 4, 5 टाइप्स ऑफ इंट्रो. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल फील दैट आई एम गोइंग टू रट्टोफाई दिस पर्टिकुलर इंट्रो एंड देन आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट दिस इन द एग्जाम. दैट डज नॉट वर्क. सो आई एम गोना शो यू कि भाई देखो ये 3-4 तरीके की इंट्रोज हैं दैट इवन इफ यू डोंट नो वेरी स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, देर इज अनदर टाइप ऑफ इंट्रो दैट यू कैन अप्रोच. देन विल टॉक अबाउट कि भाई हमारा जो डिमांड है, डिमांड से हमारे जो पार्ट्स आए हैं उन पार्ट्स को हम किस तरीके से एड्रेस करें थ्रू फ्रेमवर्क्स. एंड अ वेरी सिंपल थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट वे फॉरवर्ड is the same thing as conclusion, but that is not the case. Way forward is the solution to the problem that is given in the question, and अगर उसके बाद एक one line conclusion आप और डाल सकते हैं which is giving a broader perspective. broader perspective क्या है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसको emerging technology किस तरीके से एड्रेस कर रही है. how are the new emerging trends going to change this arena. So what does that do? It shows the examiner that this person has understood the context of what is being asked. And in the end you have to keep the examiner in mind, because all of this that is happening is a conversation between you and the examiner. You and the examiner. And होता क्या है that you write something on paper, the examiner reads this, and this is where sometimes the gap exists. gap क्या है कि भाई मैंने जो लिखा है, what I was thinking, यहाँ पे भी एक गैप आ गया थिंकिंग और राइटिंग के बीच में. एंड देन फिर जो एग्जामिनर ने पढ़ा एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये दूसरा एक गैप आ जाता है. तो बिटवीन दीज 2 गैप्स वी लूज मार्क्स. एंड अगर ये वाला गैप आपका एग्जिस्ट करता है तो दिस इज तो अनफॉरगिवेबल. यहाँ पे प्रॉब्लम हमें होती है कि वट एवर वी हैव रिटन इज नॉट समथिंग दैट इज क्लियर. तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए वी हैव समथिंग वेरी सिंपल कॉल्ड फ्रेमवर्क्स. क्योंकि अगर मैं एक फ्रेमवर्क के थ्रू सोचता हूँ तो ये जो थिंकिंग और राइटिंग वाला गैप है ये भी रिड्यूस होता है. एंड
इंग्लिश अगर मेरी ठीक है, इफ़ आई एम राइटिंग द एग्जाम इन इंग्लिश, तो ये गैप अगर रिड्यूस हो रहा है, सो द एग्जाम्पल्स दैट आई विल गिव will also tend to reduce this gap, because the examiner will see the flow of my thoughts, and through that it will be easier for them to understand that yes, this person has understood what was being asked. Right, so let's take up some examples. Now this is a question from GS1 2023, एंड इसमें क्वेश्चन में हमें बेसिक चीज़ें अपनी करनी है कि भाई डिमांड क्या है, एंड डिमांड करने के लिए यू हैव टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स. नाउ बेसिक आइडिया इज़ कि आपको दो चीज़ें मिलती हैं मेंस के पेपर में, QCAB मिलती है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, एंड देन देयर इज़ द क्वेश्चन पेपर. तो क्वेश्चन पेपर यू कैन टेक होम, मीनिंग इट इज़ डिटैचेबल. नाउ QCAB इज़ अबाउट 50 पेजेस, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के बाद स्पेस, सारी चीज़ें वहीं की वहीं मिली हुई हैं. सो इफ़ यू क्रॉस आउट एनीथिंग, इफ़ यू मेक कटिंग्स, इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, तो यू आर डबली पीनलाइज्ड. क्यों? क्योंकि अब नाउ आपको स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. देर आर नो एक्स्ट्रा शीट्स इन मेन्स. In such a case, it makes more sense that I think through a process, because if I think through a process, there is less likelihood that I will make mistakes. तो now process क्या है कि भाई सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं. ब्रेक डाउन के लिए आई वुड रिकमेंड दैट यू मेक, अगर नोट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर पे करो, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पे ना करो. Why is the world today confronted with the crisis of availability and access to fresh water resources? राइट, तो ये दो पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन है. लेट्स सी कि भाई किस तरीके से इनको हम डील कर सकते हैं. क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, क्राइसिस ऑफ एक्सेस. नाउ यहाँ पे काफ़ी लोग एक बेसिक मिस्टेक करते हैं, विच इज़ कि भाई देखो क्वेश्चन में बस दो ही चीज़ पूछी है ये टेक्निकली, कि भी क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी है एंड क्राइसिस ऑफ एक्सेस है, बट देर इज़ अ थर्ड पार्ट, डिमांड ऑफ दिस आंसर, जो कि आपको लिखना ही है कहीं ना कहीं कि भाई व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस, हाउ डू वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. एंड दिस इज़ वेयर अगर आप सोल्यूशंस में मतलब नहीं भी आपको पता है, तो कुछ बेसिक चीज़ें अगर लिख देते हो, योर लाइफ बिकम्स ईजियर. सो मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि भाई इंट्रो इस क्वेश्चंस में कैसे कैसे किए जा सकते हैं. नाउ देर आर 3-4 basic kinds of introductions that you can write. One is your fact-based intro. Fact-based intro आपका बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भाई दिल्ली में अभी वाटर क्राइसिस चल रहा है, तो यू नो फ्रेश वाटर का क्राइसिस ये चल ही रहा है दिल्ली में, एंड उसके कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हो कि सिमिलरली सच क्राइसिस आर इरप्टिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. अनदर फैक्ट और यू नो डेटा पॉइंट दैट यू कैन, इस फैक्ट को या आप बोल सकते हो कि भाई कॉन्टेक्स्ट, कि भाई रिसेंट करंट अफेयर्स का ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है. डेटा पॉइंट हम और क्या बोल सकते हैं, देर आर थिंग्स कॉल्ड जीरो डेज. जीरो डेज में क्या है, देर आर सम सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर इज़ वन ऑफ देम, where the city runs out of water before the year is through. Like for example, Cape Town में ऐसा situation था एक पॉइंट पे, दे वर्किंग ऑन इट, कि भाई दे ओनली हैड वाटर अवेलेबल फॉर 200 to 250 days इन अ ईयर आउट ऑफ 365. 100 दिन वहाँ पे पानी नहीं है. तो ये जीरो डे का अगर कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देता हूँ, तो देन यू नो आई एम मेकिंग द पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर दैट यू नो क्राइसिस क्या है. दिस इज़ द क्राइसिस, दैट देर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर फॉर 100 days इन अ ईयर. सिमिलरली डेटा के अलावा एक वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इन योर इंट्रोडक्शंस इज SDG. कोटिंग एन SDG is one of the easiest ways to you know make the examiner think कि हाँ जी you know this person knows it. But for that obviously you will have to have memorized all the SDGs, and यहाँ पे हमारा जो relevant SDG है that is SDG 6. तो SDG 6 के अंडर भी there are sub goals, वो सारी चीज़ें, if you have time, if you have the inclination, definitely try and remember that. But basic SDGs definitely you know आप रिमेंबर करो कि भाई SDG 1 हंगर, SDG 5 विमेन एम्पावरमेंट, SDG 6 योर यू नो वाटर, SDG 11 अर्बनाइजेशन. सो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वेरी इजी इट बिकम्स फॉर मी टू कोट दिस इन माई इंट्रोडक्शन. राइट, तो SDG 6 हमारा बोलता है इंश्योर सस्टेनेबल एक्सेस टू वाटर, एंड आई थिंक SDG 1 जो है वो हमारा पॉवर्टी से रिलेटेड है, हंगर से नहीं है. हंगर इज़ 2, आई थिंक वो थोड़ा कन्फ्यूजन
बट द आइडिया इज़ कि मेरे को एक करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट का इंट्रो हो गया, कि अगर मैंने रिसेंटली देखा है कि भाई दिल्ली में हाहाकार मच रहा है, तो अगेन आई कैन यूज़ दैट एज माई इंट्रो. इफ़ आई डोंट रिमेंबर दैट, फाइन, कुछ और डेटा पॉइंट जो कि मैं पहले भी बोला कि फैक्ट शीट अपनी बना के रखो, तो वो 0 days के बारे में आप बात कर सकते हो. वो भी नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, SDG में रट के गया हूँ, SDGs का फैक्ट, SDG नंबर 6 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ये सब भी नहीं आ रहा, इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर एनी थिंग, सो देन बहुत सिंपल सी बात है कि भाई मैं एक बेसिक डेफिनेशन पे चला जाऊँ. डेफिनेशन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज वाटर क्राइसिस. कि भाई क्वेश्चन हमारा यही है ना कि कन्फ्रंटेड बाय द क्राइसिस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. तो व्हाट इज दिस क्राइसिस? इतना तो मैं डिफाइन कर ही सकता हूँ ना, इतना मैंने मेंस की तैयारी, मतलब इतना मैंने प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की तैयारी करी है, दैट आई विल बी एबल टू डिफाइन दिस वेरी सिंपली. अगर मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन भी नहीं पता है तो आई कैन राइट इट इन माई ओन वर्ड्स दैट वाटर क्राइसिस इज अ सिचुएशन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द डेली डिमांड. So very simple. If I don't know any of the other things, this is how I can write my introduction. Now introduction done. Introduction हमने 3-4 तरीके देख लिए, and this is something that we'll see in each and every question कि भाई आपको multiple तरीके हैं introduction लिखने के. Now coming back to the demand of the question. Now we focus on the demand कि intro अब हटाई जाए या next page पे करते हैं. Right, so next page पे लेते हैं इसको. Now let's talk about कि भाई हमें 2 parts address करने हैं इस आंसर में. The first part is our availability. And availability के लिए मुझे अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं बहुत ही बेसिक सी एक चीज़ दिमाग में लेके चलूँगा कि आई हैव दिस होल सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी दैट डील्स विद अ लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, राइट? जियोग्राफी. एंड जियोग्राफी के मेरे पास 2 पार्ट्स हैं. देयर इज़ फिजिकल जियोग्राफी एंड देयर इज़ ह्यूमन जियोग्राफी. तो मैं दोनों साइड से देखता हूँ कि भाई क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अवेलेबिलिटी के टर्म्स में. तो यहाँ पे एक मेरा सिंपल सा आ जाएगा कि भाई क्लाइमेट टोपोग्राफी. नाउ क्लाइमेट में ऑब्वियसली मैं 3-4 चीज़ें लिख सकता हूँ कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब इन सम एरियाज़ द अवेलेबिलिटी इज़ मच मोर, इन अदर एरियाज़ द अवेलेबिलिटी इज़ मच लेस. नाउ एक्सेस रिसोर्सेज कुछ एरियाज़ में हैं, दूसरे एरियाज़ में लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं. तो एक पोटेंशियल सोल्यूशन मुझे यहाँ भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं रिवर वाटर लिंकिंग या इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज वाला सिस्टम बनाता हूँ तो दैट कैन हेल्प मी सॉल्व अवेलेबिलिटी का इशू. एट द सेम टाइम अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूँ तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? हम करते हैं एग्रीकल्चर, हम करते हैं इंडस्ट्रीज़, एंड इन जनरल वी टॉक अबाउट एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन. तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय थिंग्स लाइक कि भाई अगर मैं एग्रीकल्चर में ओवर यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, एंड पोल्यूशन नॉट जस्ट ऑफ वाटर बट देर इज़ ऑल्सो कि भाई जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं उनसे हमारा ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है. मतलब फ्रेश वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 parts, राइट? फ्रेश वाटर इज़ मेड अप ऑफ सरफेस वर्सेस ग्राउंड वाटर. तो ये भी एक तरीका है जिससे आप देख सकते हो कि मैं हर चीज़ को ना तोड़ता जाऊँ कि भाई फ्रेश वाटर क्या क्या है. फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, ग्लेशियर्स, एंड इट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. तो जो सरफेस वाटर है वो मेरा फिजिकल जियोग्राफी वाली चीज़ों पे डिटरमाइन कर रहा है कि भाई क्लाइमेट क्या है, टोपोग्राफी क्या है. टोपोग्राफी से डिटरमाइन होगा कि भाई फ्रेश वाटर रिवर्स हैं यहाँ पे या भी यहाँ पे सीजनल रिवर्स हैं. क्लाइमेट से डिटरमाइन होगा कि भाई मेरे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. वॉट एम आई डूइंग इवन व्हेन आई डोंट नो समथिंग अबाउट दिस कि भाई अच्छा हाउ डू आई अटेम्प्ट दिस. आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग बाय अच्छा ज्योग्राफी से चालू करते हैं कि भाई व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इम्पैक्टिंग माई एक्सेस अवेलेबिलिटी. तो फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, मैंने 4-5-6 पॉइंट यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ अवेलेबिलिटी के इस तरीके से बना दिए. तो अब बात करते हैं हम समथिंग एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी जो हमारी होती है दैट इज़ द एबिलिटी टू एक्सेस, माने कि जो रिसोर्स अवेलेबल है विच इज़ इन नेचर और मॉडिफाइड फॉर्म में, कैन आई गेट इट, इज़ इट अवेलेबल क्लोज टू मी. तो दैट इज़ व्हाट एक्सेसिबिलिटी मीन्स. नाउ एक्सेसिबिलिटी में हमारी 3-4 बेसिक चीज़ें आ जाती हैं. इसको हम बहुत बेसिक चीज़ से अगर देखें तो एक्सेसिबिलिटी में देयर इज़ बिफोर, ड्यूरिंग
एंड आफ्टर. बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्या है कि एक्सेसिबिलिटी. लेट अस से रिवर वाटर रिवर में है, मेरे पास रिवर नहीं है. हाउ इज़ इट कमिंग टू मी? इट्स कमिंग टू मी थ्रू इंफ्रा, राइट. अब मेरे पास आ गया है, तो there are people who are maybe richer than me, there are people who are more powerful than me, there are people of a different caste who are probably sometimes getting, privileged access. तो even during those things happening. And after अगर मैं बात करूँ तो भाई गवर्नेंस रिलेटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जैसे यहाँ पे हमारा दिल्ली वाला एग्जाम्पल फिर से काम आता है कि भाई दिल्ली में इंफ्रा से पहुंच गया है. अब इंफ्रा की भी दिल्ली की प्रॉब्लम्स है, दैट 50% वाला वेस्टेज एंड लीकेज का क्वेश्चन वहाँ पे आ गया था. नाउ सी, आई हैड फॉरगॉटन दैट पॉइंट, बट क्योंकि अब मैं यहाँ इंफ्रा लिख चुका हूँ तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट और उससे वापस वेस्टेज, मुझे पॉइंट्स इस तरीके से अपने बनते जाएंगे. द आइडिया हेयर इज़ कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर से ओल्ड, lack of repair and lack of funds for upgrade. तो ये एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स कर रहा है. ड्यूरिंग में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं कि भाई द पीपल हु आर रिचर, द पीपल हु हैव बेटर आइडियाज़ आर मोर पावर, विल बी एबल टू गेट मोर ऑफ दीज रिसोर्सेज. एंड सिमिलरली आफ्टर में कॉन्फ्लिक्ट की गवर्नेंस एंड इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों का फैक्टर यहाँ रह जाएगा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वेरी सिंपली पुट, मैंने क्या किया है, मैंने हमेशा फ्रेमवर्क बनाया है. फ्रेमवर्क क्या है? इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग कि भाई एक्सेसिबिलिटी पहले, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. क्योंकि एक्सेसिबिलिटी मीन्स वेयर इज़ द वाटर अवेलेबल टू मी. अवेलेबल है, देर इज़ वाटर, बट वेयर. तो वेयर में मेरे तक आना चाहिए. मेरे तक आ गया तो क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे अब टैंकर्स वाली प्रॉब्लम होती है, तो देन सम कॉलोनीज आर गेटिंग मोर टैंकर्स, अदर्स आर नॉट गेटिंग टैंकर्स. नाउ टैंकर्स में क्वालिटी का प्रॉब्लम है. सो ऑल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ इशूज यू कैन start thinking about and writing once you think of these sorts of framework. And finally we come to the solutions वाला aspect. तो solutions की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, solutions, now solutions में हमें थोड़ा, अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स ज़्यादा यहाँ लिख पाएँ तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. नाउ जल जीवन मिशन जैसे यहाँ पे है. नाउ दिस इज़, इफ़ यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, तो जल जीवन मिशन, एंड ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपने बहुत इतनी बार देख ली हैं कि भाई ये तो आप लिख ही दोगे. जल जीवन मिशन आप लिख दोगे भाई, रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट आप लिख दोगे यहाँ पे. सो ऑल ऑफ नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, आई थिंक दैट इज़ द टर्म हियर. एंड इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो भाई, अगर करंट अफेयर्स में देख रहा हूँ तो जैसे रिसेंटली दुबई में, इफ़ यू रिमेंबर, क्लाउड सीडिंग वो कर रहे थे, तो उसके कारण देयर वर प्रॉब्लम्स. But again, what I can do is, it is a potential solution. And all of these things, once I write down, if I mention some solutions, ki bhaiya, how do we solve availability and accessibility? Some of these ideas will impact कि भैया नहीं, examiner को समझ आ रहा है that this person knows what they are talking about. And finally, we come to the conclusion. Solutions, हमने जैसे बात करी थी पहले कि भाई एक उसके बाद आपको सिर्फ one line आप conclusion और लिख देते हो, तो that is, इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. तो वो लास्टिंग इंप्रेशन हम क्या करें कि भाई, अब अगर शुरू में मैंने 2-3 चीज़ें कर ली हैं, या अगर मैंने ये दिया था तो मैं या इसको कंक्लूजन में डाल सकता हूँ, अगर मैंने ये दिया था तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, अगर मैंने ये दिया था तो मैं कंक्लूजन कुछ जनरल सा भी लिख सकता हूँ. जनरल क्या कि भैया जल ही जीवन है, एंड मतलब इस तरीके के कुछ स्लोगन्स जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं कि भाई हर घर जल पहुँचाना या हर घर नल का वाटर एक्सेस देना, that is a national prerogative at this time. तो very basic things you can also write. So conclusion में भी हमारे वही 3-4 टाइप की चीज़ें हो जाती है. या तो आप फैक्ट से कर सकते हो, या आप किसी नई स्कीम के बारे में कोट कर सकते हो, या फ्यूचर प्रोग्रेस यहाँ क्या हो रही है. Any of these things you can write in the conclusion. And if you can do this, मतलब even in 100-150 words, मतलब अगर ये तरीके से आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते हुए चल रहे हो ना, आई कैन गारंटी यू, मतलब वो 10-15 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए. सो लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम GS2 अगेन 2023. तो यहाँ पे डिमांड की बात करते हैं हम. डिमांड, स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली. राइट. तो डिमांड यहाँ पे 3-4 चीज़ों की है. नंबर 1 कि भाई स्टेट्स are reluctant. Now
हाउ मेनी ऑफ यू थॉट अबाउट कि भाई अच्छा ये भी डिमांड है क्वेश्चन का, बिकॉज यहाँ पे द क्वेश्चन हैज सेड इट कि भैया स्टेट्स आर रिलक्टेंट टू और सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर, बट क्या इसमें सच्चाई है या क्या ये आर्बिट्ररी स्टेटमेंट है? सो ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना हमें आंसर में ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पे डालना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ फिर क्या हो जाती है दैट देन फंक्शनल एम्पावरमेंट क्या है, एंड तीसरा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमें एड्रेस करना है इस क्वेश्चन में। नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट द वेरी बेसिक थिंग कि इस क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन जो हमारी 3-4 टाइप की इंट्रोज हैं क्या क्या लिख सकते हैं। देन इसको यहाँ करते हैं। देर इज़ अ फैक्ट बेस्ड इंट्रो, देर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट which is current affairs based intro, there is a definition based intro, and there is SDG यहाँ पे शायद इतना एप्लीकेबल नहीं होगा, तो some report committee, इस तरीके का कुछ एक इंट्रो हम लिख सकते हैं। तो फैक्ट बेस्ड इंट्रो में हम बहुत बेसिक सी चीज़ कि भाई 15th फाइनेंस कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था कि भाई कितना फंड डेवल्यूशन होना चाहिए। करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट अगर हम बोले यहाँ पे तो भाई we can talk about some if some recent RBI report कि भाई फंड्स डिवॉल्व नहीं हो रहे हैं कि भाई फंड्स का लैक हो रहा है। डेफिनेशन में आप बात कर लो तो डेफिनेशन में GS2 में दिस इज़ वन ऑफ द ऑलवेज इजी ऑप्शंस दैट यू हैव कि भाई 74th अमेंडमेंट एक्ट, अगर मैं इंट्रो में मेंशन कर दूँ कि भाई 74th अमेंडमेंट एक्ट एस्टैब्लिश द अर्बन लोकल बॉडीज़, एंड इफ़ यू कैन मेंशन द आर्टिकल नंबर तो देन दैट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। आई थिंक 243O है या कुछ है, 243O के बाद वाले हैं आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट आर्टिकल, बट आई नो 243 से ऑनवर्ड सारे अर्बन PRIN अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले थे। आई थिंक 243W में आपका वो है कि भाई डेवल्यूशन ऑफ पावर्स फाइनेंशियल समथिंग समथिंग। सारे आपको आर्टिकल्स अगर याद नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ 74th अमेंडमेंट एक्ट लिख के बोल दो कि भैया उसके तहत 12th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था जहाँ पे इनकी पावर्स दी गई हैं। एंड फाइनली रिपोर्ट्स वगैरह में आप कई चीज़ों की बात कर सकते हो यहाँ पे कि भाई सेकंड ARC ने कुछ बोला है यहाँ पे, एंड इस टाइप की चीज़ें अगर आप इंट्रो में डाल सकते हो, वेरी सिंपल एंड सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक जनरल अगर मेरे को स्टेटमेंट अब अगर देनी है, लेट्स से कि भाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नन ऑफ दीज थिंग्स आई रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग, तो अगर मेरे को एक जनरल इंग्लिश लाइन वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे देनी है तो आई कैन राइट कि भाई थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी has constantly faced problem of 3 F's, which is funds, functions and functionaries। तो मैंने क्या किया कि भाई जो क्वेश्चन है उसी को मैंने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी करके। इट्स द मोस्ट जनरल थिंग दैट यू कैन से अगर मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इफ़ आई हैव डन सम ऑफ माई होमवर्क, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिमांड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डिमांड में हमें 2-3 चीज़ों की बात करनी है। सबसे पहले हमें बात करनी है स्टेट्स आर रिलक्टेंस्ड। तो स्टेट्स की रिलक्टेंस क्यों है उसके बारे में देखते हैं। तो स्टेट्स की रिलक्टेंस आपकी कई कारणों से है। नंबर 1 ऑब्वियसली देयर इज़ फंड्स का क्रंच स्टेट्स के पास भी है कि भाई स्टेट्स देमसेल्व्स आर इन डेफिसिट, तो भाई वो थर्ड टियर को नहीं फंड कर पा रहे फंड्स। उसके अलावा देयर इज़ पॉलिटिकल राइवलरी। माने कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बोलूँ एग्जांपल द केस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है दैट लेट्स से बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय राइवल पॉलिटिकल पार्टी द शिवसेना, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ अनदर पॉलिटिकल पार्टी। तो उसके कारण क्या है कि भाई मतलब देयर इज़ रिलक्टेंस टू ट्रांसफर फंड्स टू द अपोजिंग पार्टी, वाई बिकॉज दे विल गेन द क्रेडिट फॉर इट। तो दिस मैं स्पेसिफिक पार्टी मेंशन ना करूँ बट मैं पॉलिटिकल राइवलरी मेंशन कर दूं कि भाई उसके कारण देर आर रोड ब्लॉक्स टू दिस सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। Then next, obviously, there is bureaucratic overreach। मतलब ये क्या है, ये जनरल वर्ड्स हैं जो कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कभी भी
जनरल वर्ड्स किस तरीके के कि भाई कभी भी ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भाई इंडिया में देर इज़ ऑलवेज अ फंड्स क्रंच, राइट। इंडिया में सम लेवल और दी अदर देर इज़ ऑलवेज सम पॉलिटिकल राइवलरी, ब्यूरोक्रेटिक ओवर रीच स्लैश इसको आप करप्शन भी बोल दो। एंड क्या किया है, वी हैव रिटन 3 यू नो पॉइंट्स हेयर विच आर सीमिंगली रेलिवेंट टू दी आंसर इवन दो मतलब एग्जैक्टली मुझे कोई एग्जाम्पल यहाँ याद नहीं है। तो दूसरी चीज़ पे यहाँ पे आते हैं अगर बात करें हम फाइनेंशियल, देर इज़ फंक्शनल एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। फंक्शनल एम्पावरमेंट, तो फंक्शनल एम्पावरमेंट कभी भी हमें करनी है किसी चीज़ की तो वी टॉक अबाउट कि भाई पहले फंक्शन आए कहाँ से। तो अगेन यहाँ पे भी बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट आई कैन थिंक अबाउट टू हेल्प ऑर्गेनाइज माई थॉट्स। फंक्शनल एम्पावरमेंट में क्या है, बिफोर हाउ आर दीज फंक्शंस पुट इन प्लेस, 12th शेड्यूल, राइट। ड्यूरिंग फंक्शनल एम्पावरमेंट में अब क्या है, यहाँ पे अब मैंने पढ़ाई करी है थोड़ी तो मुझे याद आएगा कि भैया मेयर वर्सेस सीईओ के टसल चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेयर जो है आपका इलेक्टेड है अर्बन लोकल बॉडी में एंड सीईओ जो है वो आपका अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर है। एंड even though mayor is an elected authority but the CEO is the final person who's the appointed authority who is doing the things। तो फंक्शनल एम्पावरमेंट में क्या है कि भाई मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म करना है। बिफोर मुझे क्या करना है, दैट ऑल ऑफ द पावर्स दैट आर गिवन इन द 12th शेड्यूल शुड बी इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड। अंग्रेजी लिखी है मैंने ढेर सारी बट मैंने क्योंकि 12th शेड्यूल लिख दिया तो देन माई आंसर बिकम्स स्लाइटली मोर रेलिवेंट, राइट। एंड आफ्टर की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा आप चीज़ यहाँ बोल सकते हो विच इज़ दैट देर शुड बी ए सेट प्रोसेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्योंकि जब भी फंक्शन ट्रांसफ़र होते हैं तो देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैपन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक सेट हमारा प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि देन लेट्स से कि भी अर्बन लोकल बॉडी इज सपोज टू रिसीव अ डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द स्टेट। If it does not happen, who does the urban local body go to? It goes to the state government. And state government, in a case which it has to hear against itself, matlab you know how the conflict resolution is going to happen. So conflict resolution process to be established, which is equitable to both urban local bodies and state government. तो इस तरीके से हमने क्या किया कि भाई मुझे नहीं पता था, कुछ नहीं याद है, फिर भी मैंने 3-4 पॉइंट फिर से यहाँ पे फंक्शनल एम्पावरमेंट में लिख दिए। इसी तरीके से मैं आऊँ, अब अगर मैं फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में बात करूँ, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में देर आर वेरी सिंपल फ्रेमवर्क्स दैट यू कैन यूज़। एंड ये जो फ्रेमवर्क है ये आप मतलब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बीट फॉर एन इंडिविजुअल बीट फॉर मतलब अ बॉडी, मतलब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो एज रिक्वायर्ड, राइट। एक्ट ए इज़ अवेलेबिलिटी, क्रेडिट वर्दीनेस, capital access, education, sustainability, एंड एक आई थिंक लास्ट अपना होता है सोर्स एनहांसमेंट। मतलब इनका मतलब क्या है अब इन सब चीज़ों का, दिस इज़ अ सिंपल फ्रेमवर्क। जब भी आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन आता है कहीं पे भी, बीट GS1, GS2, GS3, एनीवेयर यू कैन यूज़ दिस वेरी सिंपल फ्रेमवर्क टू गिव यू मोर एंड मोर पॉइंट्स, राइट। अवेलेबिलिटी क्या है, आर फंड्स अवेलेबल टू अर्बन लोकल बॉडीज़। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए कि भैया जो 15th फाइनेंस कमीशन का डेवोल्यूशन हुआ है, 15th FC फंड्स टू बी मेड अवेलेबल। सिंपल, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला है, कितना बोला है। अगर मुझे पता होता तो मैं एग्जैक्ट परसेंटेज पॉइंट भी लिख देता कि भैया सेंटर ने बोला था इतना % ट्रांसफर होना चाहिए, कर दो। बट नहीं पता, एटलीस्ट आई कैन राइट 15th फाइनेंस कमीशन। क्रेडिट वर्दीनेस पे अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में, अब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में क्रेडिट वर्दीनेस का क्या फंडा होता है, दैट मतलब जैसे एक आपका पर्सनल वो होता है ना, क्या नाम है, आजकल बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज आर जस्ट लाइक कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर देते हैं हम, सिबिल स्कोर, क्रिसिल, आई डोंट नो, वेट, राइट, तो सिबिल स्कोर, राइट, वही था, सिबिल स्कोर चेक कर देते हैं।
सिबिल स्कोर के तरीके से आपको सोचना है कि भाई जो अर्बन लोकल बॉडी है उसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। क्यों? क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास कभी भी कंटिन्यूसली फंड्स नहीं है, तो क्या हो रहा है कि भाई उनका क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। तो क्रेडिट वर्दीनेस उनका बिल्ड करने के लिए उनको रेगुलर फंड्स एक्सेस और रेवेन्यू सर्टेनिटी टू बी गिवन। क्यों? इससे क्या होगा कि भाई आप कैपिटल एक्सेस कर सकते हो। कैपिटल एक्सेस का क्या है? कैन अर्बन लोकल बॉडीज रेज मनी? राइट नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो कैपिटल एक्सेस में इनेबल देम टू रेज म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब रेज बॉन्ड्स के साथ फिर अगला एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन, माने कि जो हमारे फंक्शनरीज हैं यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ में, यहाँ पे बिफोर ड्यूरिंग में एक और ये प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो कि भाई फंक्शनरीज को हमारे ट्रेन करना है। तो एजुकेशन में क्या है कि भाई ट्रेन, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देन सस्टेनेबिलिटी, कि भाई हमारा जो फाइनेंस आ रहा है वो कुछ समय टिके, ऐसा ना हो कि भाई आया और 4 महीने में खर्च हो गया एंड देन फिर लाइक वी आर कॉन्स्टेंटली स्टार्व्ड ऑफ मोर फंड्स। तो इस तरीके से एक और पॉइंट मैं बना सकता हूँ। सोर्स एनहांसमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई जो अर्बन लोकल बॉडी का अपना सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। माने कि जैसे लैंड टैक्सेस है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, कुछ कुछ जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास होते हैं, तो इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू ई टेक्नोलॉजी, थ्रू आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने क्या किया है कि भाई यूजिंग दीज वेरी सिंपल आइडियाज़, एक फ्रेमवर्क हमने रखा। फाइनेंस के लिए हमेशा एक्सेस को चिपका दो, कहीं ना आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। और आपने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ अगर याद भी नहीं हो तो हो क्या रहा है, आई एम एबल टू जनरेट सम पॉइंट्स सिंपली बिकॉज I have a way of thinking about things. So, हम अब बात करें अगर अपने सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड की एंड उसके बाद थोड़ा कंक्लूजन की, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हम यहाँ सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि भाई 15th FC रिकमेंडेशन शुड बी फॉलोड। सेकेंड ARC, मतलब सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है उसको आप बहुत जगह बस कोट कर सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट श्योर, बिकॉज सेकेंड ARC हैज सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट इज़ समटाइम्स अ कैच ऑल, इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू डोंट नो एनी थिंग, बट इफ़ यू नो स्पेसिफिकली कि सेकेंड ARC ने क्या बोला है, तो वो अगर आप कोट करते हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एंड फाइनली हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। You can write a general statement. A general statement can be, democracy will flourish when the grassroot level is empowered, or the third tier of democracy is, practically empowered. Or you can write a quote, like for example, one of a very famous quote from John F. Kennedy is कि it does not matter that this is the Republican way or the Democrat way, but that it is the right way. So मतलब it doesn't matter कि भाई इस government that, but this is the right way to go forward about things, and that can be something that is implementable for the third tier of democracy. तो ये अगर कोर्ट्स का मैंने रिपोजिटरी अपना बना रखा है तो दैट कैन बी समथिंग दैट यू कैन यूज ओवर हियर। ऑब्वियसली अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो राइट सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर कहीं हैं आपको कुछ डेटा याद है, बट अगेन वॉट वी आर डूइंग इज़ कि भाई हमें डेटा याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। सो इन सच अ केस मतलब आप जनरल स्टेटमेंट की भी एम्पावरिंग द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी, एम्पावरिंग द ग्रास रूट्स, दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यू कैन राइट डाउन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम GS3। तो GS3 के इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अगेन, ओ या आई होप या माइक चल रहा है आज। हैव बिन कॉन्स्टेंटली चेकिंग द माइक बिकॉज ऑफ द लास्ट वीडियो। GS3 2023, the mic got disconnected and there was no audio for a couple of minutes in the middle, right? तो GS3 2023 now again इसमें डिमांड की अगर हम बात करें क्वेश्चन के, तो डिमांड है कि भाई E-Tech in production, E-Tech
in marketing. So यहाँ पे किस तरीके से हमें जाना है, हम इंट्रो की भी बात करेंगे, बट डिमांड में ई टेक इन प्रोडक्शन मार्केटिंग. नाउ दिस इज़ एज यू विल सी अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. तो जब नेगेटिव क्वेश्चन थे यहाँ पे कि भाई प्रॉब्लम चल रही हैं, फाइनेंशियल एंड फंक्शनल एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, या भाई वाटर का एक्सेस नहीं है, तो भी हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बताया हर बार, राइट, कि भाई यहाँ पे भी हमने एक सोल्यूशन बताया एंड देन एक कंक्लूजन भी बताया. नाउ इन अ पॉजिटिव क्वेश्चन व्हाट आई शुड ऑल्सो डू इज आई शुड ऑल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द पिटफॉल्स और गैप्स. क्यों, इससे क्या हो रहा है, आई एम शोइंग द एग्जामिनर दैट आई कैन थिंक फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट. आई नो द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ई टेक्नोलॉजी इज लाइक एब्सोल्युटली ग्रेट एंड वंडरफुल एंड भाई अगर ऐसा था तो मतलब यू नो ऑल प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड, बट दे हैव नॉट बिन. तो क्या पिटफॉल्स हैं, क्या गैप्स रह गए हैं, इफ आई कैन मेंशन वन और टू इवन, दैट लेंड्स अ लिटिल मोर डेप्थ डेप्थ एंड ब्रेड्थ टू माई आंसर कि भाई हाँ इस बंदे को पता है. सो इंट्रोडक्शन की हम बात करें इसमें इंट्रो में कई सारी चीज़ें हम फिर से कर सकते हैं. Let's look at our fact, context, some definition, and if we know any reports. So facts can be very simple and straightforward over here. कि अगर मुझे कुछ भी पता है, let's say कि भी there are some initiatives, facts or schemes like ENAM, slash MCX. So these I can mention that these are some e-technology initiatives which are aimed to help in ENAM and MCX are both in distribution. Production के लिए भी अगर आपको पता है तो भाई वहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि भाई जैसे आपका कृषि पोर्टल है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फैक्ट के बेसिस पे आप मेंशन करते हो इंट्रो में. बट अगर लेट्स से मुझे फैक्ट कुछ नहीं याद है तो मैं जनरल एक स्टेटमेंट क्या बना सकता हूँ कि भाई ई टेक्नोलॉजी, ई टेक कैन सर्व एज द ब्रिज between backward and forward linkages which will reduce middlemen. तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फो यहाँ पे दे दी कि भाई मिडलमैन भी रिड्यूस हो सकते हैं यहाँ से, फार्मर को फ़ायदा हो सकता है. और कुछ मुझे नहीं आता तो भाई मतलब द मोस्ट बेसिक थिंग दैट आई कैन डू इज़ ई टेक क्या है, what is e-technology, why don't I define that e-technology, and if I know some reports by नीति आयोग का कि भाई AI is going to create revolution in agri, तो those I also can quote. So again सिर्फ एक तरीका नहीं है आपको इंट्रोडक्शन करने का, देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन इंट्रोड्यूस, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एट एनी गिवन मोमेंट. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि वी आर ऑल रीडिंग फ्रॉम द सेम सोर्सेज, एंड जब वो सेम सोर्सेज से सेम प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन हम लेके जा रहे हैं तो एग्जामिनर का दिमाग में क्या जा रहा है, एग्जामिनर फील्स दैट everybody is doing the same thing. तो where is the creativity, where is your uniqueness, where is your individuality. तो ये जो 4-5 तरीके हैं, why am I talking about these, because I can teach you how to think, but in the end उस मोमेंट पे क्या करना है, कैसे करना है, you have to learn how to do this through practice, through making your own notes. क्योंकि मेंस और सिविल सर्विसेज एग्जाम इन जनरल इज़ नॉट एन एग्ज़ाम जहाँ पे आप घुटा घुटाया कुछ पी लोगे और हो जाएगा. नहीं, मतलब यू कैन बी वेरी लकी एंड इट कैन जस्ट हैपन कि भाई आप जो रट के गए थे वो सारा आ गया एंड यू क्लियर्ड, बट अगेन दैट इज प्लेइंग ऑन चांस. यू शुड बी प्रिपेयरिंग इन अ वे दैट चांस इज नॉट दैट बिग ऑफ अ फैक्टर, ताकि भाई मेरे को जो भी करना है, जैसे भी करना है, मैंने तरीका सीख लिया है, अब लर्न द मेथड एंड नाउ आई कैन इम्प्लीमेंट इट हाउ एवर इज रिक्वायर्ड, राइट. सो और यहाँ पे क्या बात है, ई टेक इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग की बात हम करते हैं. मार्केट पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं.
नाउ अगेन लेट्स से कि भाई मुझे कुछ भी चीज़ याद नहीं है कि भाई क्या है कैसे है, एंड आई एम अंडर टाइम प्रेशर, तो हाउ डू आई थिंक अबाउट दिस आंसर? अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि भाई प्रोडक्शन में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, व्हाट आर द इनपुट्स? आई रिक्वायर सॉइल, आई रिक्वायर वाटर, आई रिक्वायर seeds, I require fertilizers. To get all of these things, I require credit, and I also require information. तो अब मैं क्यों ना मैंने एग्रीकल्चर को ही क्या किया, एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे ना हम, तो मैंने एग्रीकल्चर को ब्रेक डाउन कर लिया कि भाई व्हाट आर द component parts of agriculture. So simply I need soil, I need water, I need seeds, I need fertilizers, and now what do? Now आई सी इन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम कि भाई कहाँ पे मुझे ई टेक्नोलॉजी यूज़ आ रही है. सॉइल टेस्टिंग प्लस सॉइल हेल्थ कार्ड्स. वाटर, भाई मुझे वेदर फोरकास्ट्स कि भाई रेन कब आने वाली है. सीड्स, तो भाई मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी है, लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट कौन सी सीड्स आ रही हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. फर्टिलाइज़र में सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ हम ऐसे करेंगे तो भाई बेस्ट एप्लीकेशन किस चीज़ की करें, विच instead of wasting and over applying fertilizer, how do I use the optimum amount? I will find out through information services like through कृषि portal. Credit की बात करें तो again through these online portals and through access to the internet, you can find out if there is a cheaper sources of credit available somewhere. Information में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कि भाई मतलब इस तरीके में इस पेस्ट से डील करने में कैसे करें, हाउ डू यू डील विद पेस्ट्स, how do you increase yield, all of these sorts of thing you can e-technology can aid you during production, right? At the same time अब marketing की अगर बात करें तो marketing में there are a couple of things. Marketing मतलब अगर कोई farmer अपना produce बेचना चाह रहा है, if they're making producing for consumption, great, but if you want to sell, तो you're either selling direct to the consumer or you're selling to the government और योर एक्सपोर्टिंग, राइट? यही 2 3 4 चीज़ें ही कर सकते हो. इनमें अब देख लेते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर क्या आ रहा है. नाउ डायरेक्ट टू कंज्यूमर आई हैव इंटरनेट, आई हैव सोशल मीडिया, एंड यहाँ पे यू कैन यूज़ वेरी वेरी सिंपल एवरी डे एग्जाम्पल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन डेली एनसीआर, and recently there is a brand called Two Brothers which has been becoming very very famous. Now Two Brothers has been selling organic produce, and they are producing it themselves and like selling it on Amazon, on Swiggy, on all of these places. They're selling it at exorbitant rates. But hua kya hai? Because of these e-technologies, because of internet, because of communication, because of all of these systems, they are able to market their produce. So if you can give these sorts of examples, Two Brothers, or other examples that you might have seen from your own personal life. So these are the sorts of things that you can, also share. Now direct to farm to plate initiatives यहाँ पे आ गए हैं. Farm to plate, this Two Brothers is an example of that. Farm to plate. गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का हमारा जो ई नैम पोर्टल है या कृषि पोर्टल्स हैं. कृषि पोर्टल obviously is a lot more information about help, but enam portal is your national agri market, and that really helps you with yeah, knowing कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है. बाकी आपको MSP की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है. तो गवर्नमेंट के जो सारा मार्केटिंग या मतलब गवर्नमेंट के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे थ्रू इंटरनेट मिल सकती है. एंड फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो आई विल नो कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसी क्या चेंज हुई है रिसेंटली. आई विल ऑल्सो नो कि भाई वेयर शुड आई एक्सपोर्ट, where is the demand most, where are the prices changing through ICT technology. All of these things will be very very helpful for me. अब again क्या किया हमने, even when I don't know something, by just breaking down production into कि भाई अच्छा what are the things that I require for production, marketing, अच्छा who am I selling to, by asking these very basic questions I have created a set of headings,
and through those headings now I can write down multiple points. Like for example, production में we have written 6-7 points, marketing में we have written 3-4-5 points. उससे पहले हमने definition में भी बता दिया था कि भाई ई टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, what are the things happening, and now what we'll do is we'll talk about the pitfalls. क्योंकि ये पॉजिटिव क्वेश्चन था तो हमें थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए कि भाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. पिटफॉल्स में सबसे पहली चीज़ हमारी आएगी कि भाई इंडिया में हमेशा देर आर इंफ्रा प्रॉब्लम्स एंड देन देर आर पीपल प्रॉब्लम्स. इंफ्रा प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई कनेक्टिविटी ही नहीं है. मतलब ICT इज सच अ ग्रेट थिंग, बट अगेन आई एम नॉट गेटिंग एक्सेस टू दैट ICT. मतलब देर इज़ अ लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी. मतलब जो हमारे 4 A's हैं ना, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड देर इज़ अनदर A. एडिक्वेसी है. आई थिंक एडिक्वेसी इज़ वन ऑफ दोज A's बट माइट बी अनदर A. तो 4 A's जो हैं मैं कहीं पे भी बहुत बार चिपका सकता हूँ. यहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी की हमने बात करी कि भाई इंफ्रा में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स है. पीपल की अगर हम बात करें तो भाई डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम्स हैं. दैट आपने तो बोल दिया दैट ICT is going to be a game changer, but the people don't really know how to use it, and how do you change that? That's not going to change overnight. So these basic pitfalls also exist, but in the end what we want to do is we want to end the answer on a positive note. So in the conclusion what we can do is we can write about the future में क्या है. Like for example AI. आज की डेट में आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव यूज्ड चैट GPT at least once. You've tried and seen कि ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग. एंड इन AI हैज़ द पोटेंशियल. जैसे एक और पीपल प्रॉब्लम यहाँ पे है विच एग्जिस्ट्स, दैट लैंग्वेज बैरियर्स. डिजिटल लिटरेसी के अलावा भी मतलब there is another problem that a lot of the content available on the internet is not in a language that people can read. So AI can bridge that gap, can make info available in multiple languages and make the production process through dissemination of information much faster and much more easier. So what have we done? We have sort of again broken down the question into multiple parts. Pitfall हमेशा इंडिया में इंफ्रा एंड पीपल से रिलेटेड होंगे ही होंगे. कुछ भी चीज़ आप ले लो, कहीं पे ले लो, देर इज़ ऑलवेज अ पिटफॉल रिलेटेड टू इंफ्रा. इंफ्रा में कनेक्टिविटी, फंड्स, मतलब रिपेयर, मेंटेनेंस, जो सारी चीज़ें एब्सोल्यूट बेसिक्स हैं, अगर आप उनको भी लिख के आते हो तो इवन इन सच क्वेश्चंस वेयर आई वाज मिसिंग आउट, आई वाज गेटिंग 0 इफ आई स्किप्ड इट, नाउ आई विल गेट 3-4 मार्क्स. And that is great, right? Because you do it in 2-3 questions and you are 10-15 marks ahead, and that is what you want in mains, right? So with that we'll end today's video, and I would like to remind you all कि भाई जिंदगी में iterator बनो, get started, get moving, and make mistakes, learn from them and move forward. Because if you are a perfectionist you will not move, and if you have a procrastinator मतलब कुछ नहीं होने वाला है. एंड फॉर दोज ऑफ यू दैट आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट आवर मेंस फोकस ग्रुप विच इज़ अ मेंस का मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जहाँ पे मी, एडवोकेट शशांक, केतन सर, KCS सर, मतलब एक्सपर्ट rankers and experts will be guiding you and mentoring you for answer writing improvement. So you can check that out on courses.upscprep.com, and if you're giving mains, all the best.